चलिए क्रक्स फॉर्म में बेटा जो ब्रेक से पहले था एक बार, डब्ल्यू कैसे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है, एक एक एसेट पे नहीं देता, पूरे ब्लॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है। एसएलएम में एक एक एसेट डेप्रिशिएट होती है, डब्ल्यू में पूरा ब्लॉक डेप्रिशिएट होता है। ओपनिंग डब्ल्यू पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल की ओपनिंग, और अगर बिजनेस ही नया है तो ओपनिंग डब्ल्यू निल। एड एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी कारण से असेट अगर ब्लॉक में आती है, परचेज हो, गिफ्ट हो, कोई भी कारण हो, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हो, ब्लॉक में एडजस्ट करते हैं, ऐड करते हैं विद एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट अभी तक आपने जो पढ़ ली, अगर परचेज करी है, एक्चुअल परचेज प्राइस इज द एक्चुअल कॉस्ट। इंश्योरेंस कंपनी से अगर क्लेम के तौर पे मिलती है, निल इज द एक्चुअल कॉस्ट। गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी के तौर पे दी है, पढ़ा रहा हूँ, ब्रेक से पहले नहीं था, वो भी एक्चुअल कॉस्ट निल मानी जाती है। तो 3 एक्चुअल कॉस्ट आपने पढ़ ली। नंबर 1 परचेज कर रखी है तो एक्चुअल परचेज प्राइस इज द एक्चुअल कॉस्ट। नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम के तौर पे दी है, निल इज द एक्चुअल कॉस्ट। नंबर 3 गवर्नमेंट ने सब्सिडी के तौर पे कोई एसेट प्रोवाइड कर दी, निल इज द एक्चुअल कॉस्ट। तो एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, लेस मनी रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड ऑब्लिक डैमेज, बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आती है क्लोजिंग डब्ल्यू पॉइंट नंबर 1, क्लोजिंग डब्ल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव इन एनी केस। निल हो सकती है, डब्ल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। 2 केस बनेंगे बेटा, या तो पार्ट ऑफ द ब्लॉक बिकेगा या पूरा ब्लॉक बिकेगा। केस 1, अगर पार्ट ऑफ द ब्लॉक बिकता है और सेल प्राइस ब्लॉक की वैल्यू से कम रहता है, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग डब्ल्यू निकल के आएगी। इन दैट केस गेन या लॉस निल। केस 2, पार्ट ऑफ द ब्लॉक बिकता है और सेल प्राइस ब्लॉक की वैल्यू को एक्सीड कर जाता है, तो इन दैट केस क्लोजिंग डब्ल्यू निल। ब्लॉक है वो अलग बात है, उसकी वैल्यू निल है, और जितना सरप्लस सेल प्राइस होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। लॉजिक इसका आखिरी में समझाऊंगा क्यों ऐसा। नेक्स्ट, वेयर इंटायर ब्लॉक इज सोल्ड आउट। इनकम टैक्स में बेटा क्योंकि डे टू डे बेसिस पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे होता है, तो अगर पूरा ब्लॉक बेच देंगे डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगर सेल प्राइस ब्लॉक की वैल्यू से कम है, डेफिसिट को बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सेल प्राइस अगर ब्लॉक की वैल्यू से ज़्यादा है, सरप्लस को बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑलवेज शॉर्ट टर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। नेक्स्ट, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट लिया बेटा हमने, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी एसेट बिकती हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है। परचेज ड्यूरिंग द ईयर हमने जितनी भी करी हैं, लो बोलता है जी इनका पुट टू यूज़ देखो। अगर एक्वायर करना और पुट टू यूज़ ये दोनों चीज़ें सेम ईयर में है, एंड पुट टू यूज़ 180 दिन से कम है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ हो जाता है। उसके अलावा कितने मर्जी परमुटेशन कम्बिनेशन बने, नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। की पॉइंट याद कर लो, परचेज करी 23-24 में, पुट टू यूज़ हुई 24-25 में, ऑलवेज नॉर्मल। 180 दिन वाला पॉइंट लगता ही नहीं। 180 दिन तब लगेगा जब खरीदना और पुट टू यूज़ होना सेम ईयर में है, और 4 अक्टूबर डेट भी रट लेना, इसके बाद 4 अक्टूबर या उसके बाद पुट टू यूज़ होती है। 180 से कम आएंगे बेटा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है जी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, पहले क्लोजिंग डब्ल्यू में से हाफ रेट वाली को अलग किया जाता है, लो है ये, हाफ रेट वाली को अलग करना पड़ेगा, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, बाकी जो बच गई वो एज ए बैलेंस जाती है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद लिया था बेटा, अगर आपकी एसेट डैमेज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने इसके बदले मनी दी, तो वो मनी रिसीव क्या हो जाएगी, ब्लॉक की वैल्यू से माइनस हो जाएगी। और अगर इंश्योरेंस कंपनी एसेट के बदले एसेट दे देती है, 2 काम करने हैं। पहला काम ब्लॉक की वैल्यू में ऐड करना है निल वैल्यू से, और दूसरा काम जो मनी रिसीव है उसमें माइनस करना है निल वैल्यू से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बेटा मनी का मतलब मनी है, कंसिडरेशन इन काइंड इज नॉट द मनी। नेक्स्ट, इसके बाद लिया सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, वो जो बोगस डेप्रिसिएशन क्लेम करते थे उसको रोकने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया था 43 सबसेक्शन 1 में और 35 AD में, दोनों में इकट्ठा है ये कॉन्सेप्ट। एक दिन में एक पर्सन को डेप्रिशिएबल एसेट के लिए पेमेंट करेंगे, छोटी मोटी पेमेंट है 10,000 तक, कैसे मर्जी पे कर देना, ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। और अगर 10,000 से ऊपर है, कैश के थ्रू पे करो
बेयर चेक के थ्रू पे करो, क्रॉस चेक के थ्रू पे करो। पूरे इनकम टैक्स में ये तीनों कैश माने जाते हैं। इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, इन तीन के थ्रू करोगे। इसके अलावा अगर पे करेंगे इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। और जब ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है तो डेप्रीशिएशन भी नहीं मिलेगा। ये हुआ बेटा। इसके बाद अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एडिशनल डेप्रीशिएशन। इस पे आ सकता है इस बार क्वेश्चन। ये अपने आप में ही कॉन्सेप्ट है, इस पे कंप्लीट क्वेश्चन बन जाए बेटा। कॉन्सेप्ट के नंबर दे रहे हैं हम कुछ, या वैसे ही लिख रहा हूँ बस मैं सीधा? कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 4 कुछ डाल रहे हैं नहीं डाल रहे? अच्छा वैसे ही चल रहे हैं तो चलने दो। तो फाइनली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ एडिशनल डेप्रीशिएशन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जाएं, एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे बेटा ये एडिशनल डेप्रीशिएशन, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 IA। केवल हेडिंग याद कर लेना 32। एडिशनल डेप्रीशिएशन क्वेश्चन फॉर्म में ले रहा हूँ। हु इज एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रीशिएशन? 3 पर्सन को एडिशनल डेप्रीशिएशन मिलेगा। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी गुड्स। नंबर 2 जो इलेक्ट्रिसिटी या तो जनरेट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको भी एडिशनल डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। यहाँ और है, एंड नहीं है। इधर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन। और तीसरा प्रिंटर या पब्लिशर, CBIC का सर्कुलर था बेटा, इसके साथ ही पढ़ जाना। प्रिंटर या पब्लिशर, इनको भी एडिशनल डेप्रीशिएशन मिलेंगे। तो पॉइंट फॉर्म में हु इज एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रीशिएशन? 3%। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिट, नंबर 3 प्रिंटर और पब्लिशर। सर किस चीज के ऊपर एडिशनल डेप्रीशिएशन मिलेगा? न्यू प्लांट एंड मशीनरी। कुछ को छोड़ के नेगेटिव लिस्ट है वो 5 मिनट के बाद लूंगा। विच टाइप ऑफ असेट इज एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रीशिएशन? न्यू प्लांट एंड मशीनरी। माइंड इट, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी पे नॉर्मल मिलेगा, कहीं वो भी गायब कर दें, एडिशनल नहीं मिलेगा। न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे नॉर्मल भी मिलेगा, एडिशनल भी मिलेगा। सर व्हाट इज द रेट ऑफ एडिशनल डेप्रीशिएशन? 20%। 20% इज इन एडिशन टू नॉर्मल। अगर नॉर्मल का रेट 15 है तो 15 + 20 35 हो जाएगा बेटा। अगर नॉर्मल का रेट 30 है, 30 + 20 50 हो जाएगा। तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है 20% एडिशनल रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। अगर असेट 180 दिन से कम पुट टू यूज है, नॉर्मल भी हाफ होता है, एडिशनल डेप्रीशिएशन भी हाफ होता है, और बचा हुआ हाफ एडिशनल डेप्रीशिएशन हम सब्सिक्वेंट ईयर में क्लेम कर सकते हैं। दोबारा रेट ऑफ एडिशनल डेप्रीशिएशन बेटा 20%। अगर पहले ही साल 20% क्लेम कर लिया, मैटर इज ओवर। ये हर साल नहीं मिलता। पहले साल क्लेम कर लिया, जिस साल एसेट पुट टू यूज हुई, पूरा 20% मिल गया, मैटर इज ओवर। पर किसी कारण से एसेट 180 दिन से कम पुट टू यूज हुई, नॉर्मल भी हाफ हो जाता है, एडिशनल डेप्रीशिएशन भी हाफ हो जाता है। बचा हुआ एडिशनल डेप्रीशिएशन हाफ सब्सिक्वेंट ईयर में आप क्या करेंगे? फिर क्लेम करेंगे। न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे है, बिल्डिंग एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा, फर्नीचर एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलेंगे, इनटेंजिबल एसेट एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलेंगे। प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, वो भी नई प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। फॉलोइंग प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रीशिएशन। नेगेटिव लिस्ट याद कर लो। पहला तो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा शिप एंड एयरक्राफ्ट, तीसरा बेटा ऑफिस अप्लायंसेज, ऑफिस में जो प्लांट एंड मशीनरी यूज होंगी, चौथा रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में बेटा जो प्लांट एंड मशीनरी यूज होंगी। रेजिडेंशियल वो नहीं जो पर्सनल है, पर्सनल तो खर्चे वैसे अलाउड नहीं है, जो कंपनी के गेस्ट हाउसेज होते हैं उनके वाले, वहाँ पर अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है वो अलाउड नहीं होगा, एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इनके ऊपर बेटा आपका एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। और एक प्लांट एंड मशीनरी जो आउटसाइड इंडिया यूज़ कर ली थी, इंडिया में कभी यूज़ नहीं हुई, उसको इंडिया में हमने इम्पोर्ट किया, वो भी सेकेंड हैंड मानी जाएगी, नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रीशिएशन। नेगेटिव लिस्ट दोबारा, किस किस पे नहीं मिलेगा? फर्नीचर पे नहीं मिलेगा, बिल्डिंग पे नहीं मिलेगा, इनटेंजिबल पे नहीं मिलेगा, मिलेगा केवल किस पे? न्यू प्लांट एंड मशीनरी। फॉलोइंग को छोड़ गए, कौन कौन सी छोड़ दी? शिप,
एयरक्राफ्ट कभी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन ऑफिस एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एक प्लांट एंड डेप्रिसिएशन जो आउटसाइड इंडिया यूज कर रखी है, इंडिया में यूज नहीं करी, आउटसाइड इंडिया उसको इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जैसे जर्मनी से आती है मशीनें बेटा, वहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा है, वो 2-3 साल यूज़ करते हैं, पुरानी हो जाती है। इंडिया उसको क्या कर लेता है, इंपोर्ट कर लेता है। अब हमने इंपोर्ट करी है फर्स्ट टाइम, हमारे लिए वो नई है, ऑल्दो ओरिजिनली क्या है वो पुरानी। इनकम टैक्स में भी क्या मानी जाएगी, वो पुरानी मानी जाएगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन का। लास्ट टाइम रिवाइज करा देता हूँ पॉइंट फॉर्म में। हु इज एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन? ओनली 3 पर्सन आर एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर, नंबर 2 पर्सन हु जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 3 प्रिंटर और पब्लिशर। इनके अलावा किसी को नहीं मिलेगा, सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिलेगा, होलसेलर को नहीं मिलेगा, डीलर को नहीं मिलेगा, रिटेलर को नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएंगे। न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है 20% के हिसाब से मिलता है 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का। दिस इज इन एडिशन टू नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अगर असेट 180 दिन से कम पुट टू यूज है, नॉर्मल भी हाफ हो जाता है बेटा, एडिशनल भी हाफ हो जाता है, बचा हुआ हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन आप सब्सिक्वेंट ईयर में क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। फॉलोइंग प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं, शिप पे नहीं मिलेगा, एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा, रोड अप्लायंसेस पे नहीं मिलेगा बेटा, ऑफिस की प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा, सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगा। इंपोर्ट सेकंड हैंड मशीनरी विच इज इंपोर्ट इन इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सेकंड हैंड ही मानी जाएगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेंगे। थ्योरेटिकल समझ में आ गया बेटा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू तेजी से करवा देता हूँ कि कैसे सॉल्व होना है। एक तो समस्या दिखा दूं इसमें जहां फंस सकते हो आप। कितने एग्जाम्पल हो गए थे? एग्जाम्पल 11 तेजी से लिख रहे हैं बेटा आप। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, 1 जनवरी 2025 ही ले लो, परचेज करी 1 लाख की। परचेज जिस दिन करी साइलेंट हो तो पुट टू यूज उसी दिन मानी जाती हैं। अगर वो परचेज और पुट टू यूज की डेट अलग अलग दे फिर तो हम अलग अलग चलें। साइलेंट है तो जब परचेज करा उसी दिन पुट टू यूज। ठीक है जी। नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 15। एडिशनल मैन्युफैक्चरर है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है जी। 1 जनवरी 2025 को खरीदा तो शुरू हो जाओ जी। वैल्यू ऑफ असेट 1 लाख। पहले कौन सा डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं? मिलेगा, ये तो हमेशा मिलता है, पर क्योंकि 180 दिन से कम है, 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 180 दिन से कम है तो हाफ। एडिशनल भी हाफ। किसका? 1 लाख का। WDV बोलो 82,500। ये था फर्स्ट ईयर। अब जिसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल कराया जहां फंस सकते हैं, सेकंड ईयर, ये नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग WDV हो गई बेटा। कोई एडिशन नहीं, इंफॉर्मेशन में कोई सेल नहीं, सीधा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। नॉर्मल बोलो 15 या हाफ। अगले साल तो नॉर्मल हो गया बेटा, पूरा 15% मिलेगा। किसका 15? 1 लाख का या 82,500 का? 82,500। हाउ मच? कैलकुलेटर यूज करो थोड़ा जल्दी। 12,375 माइनस बचा हुआ 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन। बचा हुआ 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन किसका? ये है बस जिसके लिए मैंने क्वेश्चन कराया है, 1 लाख का। लॉ में लिखा हुआ है 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो 10% यहाँ क्लेम करा, बचा हुआ 10 यहाँ पर, इसको हाईलाइट कर लेना बस।
वो 3 घंटे का प्रेशर होता है एग्जाम में, वो हड़बड़ी हो सकती है कि WDV चल रहा है इसका ले लो, इसका नहीं है बेटा, एक्चुअल कॉस्ट का है। तो बस एक ये पॉइंट है इसमें समझने लायक। और अगर मैं बात करूं थर्ड ईयर की, जब कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में एडिशनल खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया। थर्ड ईयर की WDV क्या बचेगी एक बार बोलो? 60 150 25। नॉर्मल तो मिलेगा अगले साल, पर अगले साल एडिशनल नहीं मिलेगा, क्योंकि 20% होता है, वो 20% पहले दोनों सालों में एग्जॉस्ट हो गया। एग्जाम में वो खुद कभी नहीं बोलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी निकालो, आपको इन्फॉर्मेशन में चेक करना पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरर है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी है और नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, नेगेटिव लिस्ट मतलब ऑफिस अप्लायंस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, शिप, एयरक्राफ्ट, वो वाले, तो आपको अपने आप एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। गेटिंग माई पॉइंट? एक फुल फ्लेज एग्जाम्पल है बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में टाइप करके दे दूंगा, अभी लिखवाऊंगा टाइम बहुत लग जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाऊँ ना, करवा मैं अपने आप ही दूंगा, क्योंकि मेरे बुक में है, मुझे पेस्ट करना है बस इसमें। ठीक है जी। तो ब्रेक के बाद हमने एक कॉन्सेप्ट कर लिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन। फुल फ्लेज क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, क्वेश्चन ही टाइप करके ले आएंगे ना, टाइम बचेगा। नेक्स्ट बेटा, अगले कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिगार्डिंग डेप्रिशिएबल असेट। क्लास में कॉन्सेप्ट आगे पीछे हुए होंगे, अब जो भी मुझे याद आ रहा है मैं वो ले रहा हूं। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिगार्डिंग डेप्रिशिएबल असेट, सेक्शन 43A थी ये, सेक्शन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? मैं इंडिया में बैठा हूँ, US से मैंने या कहीं से भी एक प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करी, $1,00,000 की, समझते रहना, क्रेडिट पे थी। जिस टाइम मैंने परचेज करी उस टाइम चल रहा है $1 = 80। मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू कितनी दिखा दी? 80 लाख। आउटसाइड इंडिया से प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, प्लांट एंड मशीनरी थी बेटा $1,00,000 की, $1 की क्रेडिट पे थी, उस दिन का रेट चल रहा है 80। बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना ले गया बेटा मैं? 80 लाख। पेमेंट के टाइम या तो $1 एप्रिशिएट होगा या $1 डेप्रिशिएट होगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा। पेमेंट के टाइम $1 = 78 हो गया, कितनी पेमेंट करनी पड़ी? 2 लाख से कम। इधर कितनी पेमेंट करनी पड़ी? 82 लाख, 2 लाख से ज़्यादा। अकाउंट में आपको सिखाया जाएगा कम पेमेंट करें इनकम है, ज़्यादा पेमेंट करें लॉस है। AS 13 है, मुझे कौन सा मुझे नहीं पता, मेरा एरिया नहीं है, एक्सपर्ट मत बनना, मुझे मेरा टैक्स पता है। अकाउंट में सिखाया जाएगा कम पेमेंट करोगे इनकम है, ज़्यादा पेमेंट करोगे लॉस है। इनकम टैक्स बोलता है कम पेमेंट करी है, ये 2 लाख ब्लॉक की वैल्यू से माइनस कर लो, और अगर ज़्यादा पेमेंट करी है 2 लाख मेरे एग्जाम्पल में ब्लॉक की वैल्यू में एडजस्ट कर लो। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अगर डेप्रिशिएबल असेट के लिए आती है, पेमेंट लेसर करी है ब्लॉक की वैल्यू से माइनस कर लेना, पेमेंट ज़्यादा करी है, एक्स्ट्रा पेमेंट जो है, एक्स्ट्रा कहीं पूरा मत जोड़ देना 82 लाख, 80 लाख तो ऑलरेडी ले ही चुके हो, 2 लाख रुपए क्या कर देना? ऐड कर देना। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट नोट समरी में मैंने डाल रखा है, एडजस्टमेंट तब होगी जब आपने पेमेंट एक्चुअली में कर दी। एडजस्टमेंट शैल बी मेड इन द ईयर व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली मेड। सर क्या मतलब? मैंने असेट खरीदी 24-25 में, पेमेंट हुई उसकी बेटा 25-26 में। प्रीवियस ईयर 24-25 में एसेट खरीदी थी $1,00,000 की, 80 रुपए के हिसाब से 80 लाख। इस साल मेरी कोई पेमेंट नहीं हुई, क्रेडिट पीरियड लंबा था, तो इस साल मेरी कोई पेमेंट नहीं हुई, तो इस साल तो डेप्रिसिएशन एज यूजुअल मिल जाएगा। ठीक है जी। सर उधार की एसेट पे भी डेप्रिसिएशन मिलता है क्या? हाँ, लो में ये कैपिटल लिखा है कि खरीद के लाए हो, कैश रोकड़ है या कुछ है तो ही मिलेगा, मिल जाता है डेप्रिसिएशन, मिल जाएगा जी। डेप्रिसिएशन जो भी आ गया, मान लेता हूँ 15% था, कितना होता है भाई? 12 लाख, 68 लाख। अब अगले साल मैंने पेमेंट करी है, तो अगले साल ऐड या लेस होगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन।
कम पेमेंट करी है तो माइनस कर लेना, ज़्यादा पेमेंट करी है तो ऐड कर लेना। ब्लॉक की वैल्यू में क्या होगा बेटा, ये एडजस्ट होगा। कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 43A। 2 लाइनों में खत्म कर दो बस। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिगार्डिंग डेप्रिशिएबल असेट। पॉइंट नंबर 1, एडजस्टमेंट शैल बी मेड इन वैल्यू ऑफ ब्लॉक। ज़्यादा करिए तो ऐड कर दे भाई, कम करिए तो माइनस कर दे। पॉइंट नंबर 2, एडजस्टमेंट उस साल होगी जिस साल पेमेंट एक्चुअली में होगी। समस्या पढ़ाई थी फिर मैंने क्लास में बेटा। 43A डेप्रिशिएबल असेट के ऊपर लग रहा है, उसकी फ्लक्चुएशन ब्लॉक में एडजस्ट हो जाएगी। व्हाट अबाउट नॉन डेप्रिशिएबल असेट, और अगर उसके रिगार्डिंग फ्लक्चुएशन है। मेरा इंडिया में बिजनेस है, मैं रॉ मटेरियल परचेज करके लाया $1,00,000 का, और उसमें अगर ये ड्रामा हो जाए, रॉ मटेरियल इज नॉट अ डेप्रिशिएबल असेट। अब जब रॉ मटेरियल परचेज करा उधार में $1 = 80 का था, 80 लाख रिकॉर्ड कर दिया, उसमें फ्लक्चुएशन आ जाए तो क्या करें। 43A लगेगी नहीं, रॉ मटेरियल का ब्लॉक थोड़ी ना होता है। उसको क्या समझाया था बेटा मैंने, हाय हाय पहली बार सुन रहे हैं क्या, रिवीजन चल रही है, मैं बार बार याद दिलाता रहूँ ना बेटा आपको, जलील तो करता रहूँ। वो मैंने सिखाया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या मतलब, ज़्यादा पेमेंट करेंगे ट्रीटेड एज बिजनेस लॉस, कम पेमेंट करेंगे ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। तो लास्ट टाइम फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिगार्डिंग डेप्रिशिएबल असेट, रिगार्डिंग नॉन डेप्रिशिएबल असेट। वाइंड अप करो। रिगार्डिंग नॉन डेप्रिशिएबल असेट, पेमेंट कम करी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, पेमेंट ज़्यादा करी ट्रीटेड एज बिजनेस लॉस। बिजनेस का याद रखना पीजीबीपी की इनकम या लॉस है। इधर आ जाओ, डेप्रिशिएबल एसेट की फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कोई बिजनेस लॉस या इनकम नहीं है। एडजस्टमेंट शैल बी मेड इन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, ऐड या लेस डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस, होगा उस साल जिस साल पेमेंट एक्चुअली में आप करेंगे। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट था बेटा अपना फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट इसके बाद कॉन्सेप्ट लिया था बेटा, अगर डेप्रिशिएबल असेट के लिए आपने कोई लोन लिया, उस लोन के ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट पे करा, तो इस इंटरेस्ट की क्या ट्रीटमेंट होगी। चांस की बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो ट्रीटमेंट है वही इनकम टैक्स की है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी रिवाइज हो जाए, अकाउंट भी मेरे सिलेबस में, मेरे ग्रुप में है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट है वही इनकम टैक्स की है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट बता, एएस का नाम बता कौन सा था, बोरोइंग कॉस्ट कौन सा है, 16 है ना। जल्दी से ट्रीटमेंट बता भाई, इनकम टैक्स में बता, इनकम टैक्स की भी नहीं पता। अगर डेप्रिशिएबल असेट के लिए कोई लोन लिया है, जिस दिन लोन लिया और जिस दिन असेट पुट टू यूज हुई, इस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट असेट की वैल्यू में कैपिटलाइज होगा। एक्सप्लेनेशन 8 टू सेक्शन 43(1). और एक बार असेट पुट टू यूज हो गई, उसके बाद जितना भी इंटरेस्ट होगा एज ए इंटरेस्ट अलाउड होगा अंडर सेक्शन 36। मैंने 1 अप्रैल को लोन लिया, फैक्ट्री बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, फैक्ट्री बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 31 दिसंबर को, उस दिन मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग क्या कर दी, पुट टू यूज कर दी। इंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो मेरे एग्जांपल में 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट होगा बिल्डिंग की वैल्यू में क्या हो जाएगा, एड बैक होगा। और उसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा बेटा सीधा P&L में क्या होगा साहब, डेबिट होगा। ये अगला कॉन्सेप्ट था बेटा अपना, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर डेप्रिशिएबल असेट। जिस दिन लोन लिया और जब तक असेट पुट टू यूज नहीं होती, इस ड्यूरेशन के इंटरेस्ट को एडजस्ट कर दो किसमें बेटा, असेट की वैल्यू में ऐड कर दो। एक्सप्लेनेशन 8 में लिखा है। और एक बार असेट पुट टू यूज हो गई, उसके बाद इंटरेस्ट P&L में डेबिट कर दो, सेक्शन 36 में लिखा है। सेक्शन को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस करेक्ट से याद कर लेना। पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट असेट की वैल्यू में ऐड होता है, उसके बाद का इंटरेस्ट P&L में डेबिट होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे मैं कल करवा दूंगा, अभी टाइप लिखवाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है जी। तो अभी ब्रेक के बाद हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लिया, ब्रेक के बाद बेटा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ले लिया, उसके बाद कॉन्सेप्ट ले लिया बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर डेप्रिशिएबल असेट। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट था बेटा प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। वैसे तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कभी भी प्रपोर्शनेट नहीं होते, पर ये एक एक्सेप्शन कह लो। 5 जगह इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन प्रपोर्शनेट होते हैं। अमलगमेशन, डीमर्जर, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी,
कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इनटू कंपनी, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी इनटू LLP। 5 केसेस में डेप्रीशिएशन बेटा आपके प्रपोर्शनेट होते हैं। कॉन्सेप्ट ही सामने रखता हूं ना, आपके देख देख के याद आ जाएंगे। चलो जी, ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 4, ऐसे आगे पीछे हो रहे हैं। प्रपोर्शनेट डेप्रीशिएशन इनकम टैक्स बेटा 6 केसेस, सॉरी 5 बोल रहा हूं मैं, 6 केसेस ऐसे हैं जहां डेप्रीशिएशन क्या होता है, प्रपोर्शनेट होता है। इनहेरिटेंस, अमलगमेशन, डीमर्जर और 3 टाइप के कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इनटू कंपनी, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी इनटू LLP। कैसे होता है, मामला चलता कैसे है, दिक्कत क्या है वो समझ लो बस। दिक्कत एक्स लिमिटेड, चल मेरे भाई, ये मर्ज हो गई वाई में। मर्जर की डेट एक सिंप्लीफाइड सी ले लेता हूं, 1 जनवरी 2025। एक्स को बोलते हैं अमलगमेटिंग कंपनी, वाई को बोलते हैं अमलगमेटेड कंपनी। ये 6 के 6 पे फिट बैठेगा, बस दिक्कत समझ लेना कि क्या दिक्कत आ रही है। एक्स बेटा जब मर्ज हो गई वाई में तो उसकी तो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। अमलगमेशन में अमलगमेटिंग कंपनी की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। अब दिक्कत ये है, एक्स की जो असेट हैं 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक किसने यूज करी है, एक्स ने। और एक्स की जो असेट हैं 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक किसने यूज करी है, वाई ने। वाई की अपनी भी असेट होंगी, उसमें डेप्रिसिएशन में दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो पूरे साल ही यूज कर रहा है। दिक्कत किसकी है, एक्स की एसेट की दिक्कत है। एक्स की एसेट एक्स ने 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक यूज करी है, उसके बाद किसने यूज करी है, वाई ने। इस साल एक्स की रिटर्न फाइल होगी, अगले साल फाइल नहीं होगी बेटा, अगले साल तो आइडेंटिटी नहीं है। इस साल जो इसने इनकम कमाई है अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक, उसकी वो रिटर्न क्या करेगा साहब, फाइल करेगा। तो लो इतने टाइम का डेप्रीशिएशन एक्स को देना चाह रहा है। सेम कहानी डीमर्जर पे, सेम कहानी इनहेरिटेंस पे, सेम कहानी उन कन्वर्जन पे। इनहेरिटेंस का अगर एग्जांपल लोगे, इधर फादर को रख दो, इधर सन को रख दो। फादर की 1 जनवरी को डेथ हो गई तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक एसेट फादर ने ही यूज करी थी, उसके बाद एसेट कौन यूज कर रहा है बेटा, सन यूज कर रहा है। कन्वर्जन को समझ लो, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। 1 जनवरी को कन्वर्जन हो गया, पहले किसने यूज करा था, पार्टनरशिप फर्म, अब कौन यूज करेगा, कंपनी। क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब डेप्रीसिएशन कैसे होता है, लॉ सेज ये डेज निकाल लो। लॉ में डेज लिखा है, मंथ नहीं। अगर मंथ निकालना होता तो मैं सीधा बोल देता 9:3 कि 3 महीने इसने यूज करा, 9 महीने इसने यूज करा। डेज में लेना है, मंथ में नहीं लेना। डेज निकालो, ये वाले गिन लो ना, जनवरी फरवरी मार्च वाले। 31, 28, 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, कितना होता भाई, 90 हो गया। 365 में से 90 ये माइनस कर लो। अब फोकस रखना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना क्या है बेटा। एक्स को डेप्रिसिएशन देना चाह रहे हैं, सर क्यों देना चाह रहे हो, प्रपोर्शनेट तो होता ही नहीं। अरे इस साल की तो इसकी रिटर्न फाइल होगी ना, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक जो कमाया है वो तो रिटर्न फाइल करेगा। रिटर्न फाइल करेगा, इनकम कमाई है तो उसके ऊपर खर्चे भी वो क्या करेगा, क्लेम करेगा। तो लॉ ने बोला जी इसको भी क्या कर दो, डेप्रिसिएशन दे दो। बस 5 मिनट फोकस रखना, सिस्टम चलता कैसे है। लॉ से एक बार हाइपोथिकेट एज्यूम कर लो, अमलगमेशन हुआ ही नहीं। एक बार हाइपोथिकेट एज्यूम कर लो, कोई अमलगमेशन नहीं है। एक्स अपनी ओपनिंग WDV बता कितनी है जी, 10 लाख है। लॉ पूछ रहा है एक्स है, एक्स मतलब अमलगमेटिंग या प्रीडिसेसर। उन 6 केसेस में ये बता तेरी ओपनिंग WDV कितनी है जी, 10 लाख है। नंबर 2 ये बता तेरा एडिशन ड्यूरिंग द ईयर कुछ है, हाँ मेरा एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख का है। ये बता सेल अदर देन अमलगमेशन, क्या ड्यूरिंग द ईयर तूने कुछ करा है, अमलगमेशन को छोड़ के। अमलगमेशन में तो पूरा बिजनेस ही चला गया। क्या सेल अदर देन अमलगमेशन तूने कुछ बेची है, हाँ जी 3 लाख की बेची है। ओपनिंग WDV
10 लाख, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, लेस सेल अदर देन अमलगमेशन 3 लाख, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 9 लाख। एज यूजुअल डेप्रिसिएशन निकाल दे ये मानते हुए कि तेरा कोई अमलगमेशन नहीं हुआ। सर पर अमलगमेशन तो हुआ है, लॉ से सुन तो सही, एक बार निकाल कि तेरा कोई अमलगमेशन नहीं हुआ। 15% वाला ब्लॉक है, 9 लाख इंटू 15%, 1,35,000 डेप्रिसिएशन हो गया तेरा पूरे साल का। 1,35,000 इंटू 275 डिवाइड बाय 365, इतना डेप्रिसिएशन एक्स को मिलेगा। 1,35,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 365, इतना डेप्रिसिएशन वाई को मिलेगा। समझ आया? तो 2-3 स्टेप। पहला स्टेप, हाइपोथेकेट एज्यूम करो कि ये इवेंट ही नहीं हुआ। एक्स की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लो, एक्स का एडिशन ड्यूरिंग द ईयर लो, एक्स ने कोई और एसेट बेची है अदर देन अमलगमेशन, वो ले लो। मेरे एग्जांपल में 3 लाख, 10 + 2 - 3, ये आ गया 9 लाख की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। इसको कर दे भाई डेप्रिसिएशन निकाल ले एज यूजुअल। हाफ रेट वाली है तो हाफ भी कर लियो, नॉर्मल है तो नॉर्मल कर लियो, और अगर कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी थी तो एडिशनल भी क्लेम कर लियो। एज यूजुअल डेप्रिसिएशन मेरे एग्जांपल में आ गया था जी 1,35,000, प्रपोर्शनेट कर दे इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज। 1,35 इंटू 275 डिवाइड बाय 365 एक्स को मिलेगा। 1,35 इंटू 90 डिवाइड बाय 365, इतना डेप्रिसिएशन भाई को मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये x के एंगल से था, हो सकता है वो y के एंगल से एग्जाम में आ जाए, ऑल्दो एग्जामिनर गिरा नहीं है इतना आज तक इंटर लेवल पे। उन्होंने प्रीडिसेसर का तो पूछते हैं, सक्सेसर का क्या होगा क्या क्वेश्चन में? पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया, उस बिजनेस में खाली यही ब्लॉक था, वो बेच दिया 25 लाख का। 10 लाख का ब्लॉक हमने 25 लाख का बेच दिया। पहले तो जब x का निकालेंगे तो 25 तो लेना ही नहीं, सेल अदर देन अमलगमेशन लेनी है। अब वो 10 लाख का ब्लॉक 25 लाख का बेच दिया, सर उसका क्या होगा? कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा, सेक्शन 47 याद करो, कैपिटल गेन में पढ़ाया था। अमलगमेशन की स्कीम में कैपिटल गेन नहीं लगता अगर सामने वाली कंपनी इंडियन कंपनी है। तुम्हें याद कुछ नहीं होगा, तुम्हें पीजीबीपी याद नहीं है, पर तुम हाँ कर देना। अमलगमेशन की स्कीम में कैपिटल गेन नहीं लगता अगर सामने वाली कंपनी कौन है? इंडियन कंपनी है। तो प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन शैल नॉट अप्लाई। ठीक है, इसने 10 लाख का ब्लॉक वाई को 40 लाख में बेचा, वाई की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? वाई कभी आया नहीं है एग्जाम में, पर पता भी रहे ना, क्या पता आ जाए। हर बुरा सपना हमारे को ही आता है, तो क्या पता अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट हो। 10 लाख का ब्लॉक 40 लाख में गया तो कैपिटल गेन तो नहीं लगेगा, सेक्शन 47। वाई की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख, वाई की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख। कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर इज द कॉस्ट ऑफ करंट ओनर। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट करंट ओनर की कॉस्ट मान ली जाती है, और बात भी ठीक है, अदरवाइज तो फिर मेल प्रैक्टिस हो जाएगी। 10 लाख वाली 40 लाख क्या 10 करोड़ में बेच दो, कैपिटल गेन तो है नहीं, सामने वाले की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, वो डेप्रिसिएशन ज्यादा ले लेगा। नहीं समझ में आया? तो लॉ ने भी क्या बोल दिया था, कितने मर्जी पे बेच दो, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर शैल बी द कॉस्ट ऑफ करंट ओनर। और कैपिटल गेन में कितने सारे क्वेश्चन कराए थे। फादर की डेथ हो गई, सन के पास प्रॉपर्टी आ गई, तो फादर की कॉस्ट सन की कॉस्ट मानी जाएगी। सर वो तो फादर सन में था, तो ये भी तो वही है, प्रीडिसेसर सक्सेसर था वो, फादर सन एग्जाम्पल थे। एग्जाम में अगर हस्बैंड वाइफ आ गए ना, तुम आउट ऑफ सिलेबस बोल दोगे तुम कि सर ने प्रैक्टिस ही नहीं कराई थी। सर ने तो प्रैक्टिस ही बेटा फादर और सन की कराई थी। अरे कोई भी प्रीडिसेसर कोई भी सक्सेसर, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर शैल बी द कॉस्ट ऑफ करंट ओनर। नालायक। चलो तुम इसी पे रहो, किसके एंगल से आता है? प्रीडिसेसर, एक्स के एंगल से क्या आएगा एग्जाम में? आएगा। 6 केसेस में डेप्रिसिएशन क्या होते हैं? प्रपोर्शनेट होते हैं, इनहेरिटेंस, मर्जर, मर्जर मतलब अमलगमेशन, डीमर्जर, और 3 टाइप के कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, कन्वर्जन ऑफ बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इनटू कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट देखते हैं कौन कौन से रह गए, मैं इसको बेस लेता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कैपिटल गेन और लॉस पढ़ा दिया, जल्दी से देख लो एक बार, रिवाइज भी हो जाएगा। पार्ट ऑफ द ब्लॉक, सेल प्राइस कम है तो पार्ट ऑफ द ब्लॉक बिका, सेल प्राइस कम है तो बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। सेल प्राइस ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पूरा ब्लॉक बिक गया, जल्दी बोलो बेटा,
कैपिटल सॉरी डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही नहीं, ब्लॉक खत्म हो गया। सेल प्राइस ज़्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ब्लॉक कॉन्सेप्ट 1 निपटा। हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन करेक्ट फॉर्म में रिवाइज करा दो। असेट खरीदना एंड पुट टू यूज होना अगर सेम ईयर में है एंड पुट टू यूज 180 दिन से कम है तो ही हाफ होता है। इसके अलावा कितने मर्जी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मैं इस स्पीड से रिवाइज कराने की सोच रहा था। नंबर 3 एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट बताई थी बेटा, 1 दिन में एक पर्सन को अगर डेप्रिशिएबल असेट के लिए पेमेंट करी है 10,000 तक, चाहे कैश में कर दो कैसे मर्जी कर दो, इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। 10,000 से ऊपर कैश, बेरर चेक, क्रॉस चेक इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। उसके अलावा हमेशा अ पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। चौथा भी हो गया बेटा प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन। 6 केसेस में डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हाईलाइट कर दिया, नंबर ऑफ डेज, ऑल्दो मंथ कंप्लीट बन रहे थे उस एग्जांपल में 3:9, 1 जनवरी पर मंथ नहीं लेना, नंबर ऑफ डेज। इसके बाद बेटा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, डेप्रिशिएबल असेट, नॉन डेप्रिशिएबल असेट, जल्दी बोलो। डेप्रिशिएबल असेट fluctuation shall be adjusted in value of a block. Adjustment shall be made in the year when payment is actually made. Non depreciable asset कम पेमेंट करी है बिजनेस इनकम, ज्यादा पेमेंट करी है बिजनेस लॉस। निपटा। कॉन्सेप्ट नंबर 6 इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर डेप्रिशिएबल असेट, जल्दी बोलो। जिस दिन लोन लिया और जब तक असेट पुट टू यूज नहीं होती उस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट असेट की वैल्यू में कैपिटलाइज करेंगे, और एक बार असेट पुट टू यूज हो गई तो उसके बाद सीधा P&L में डेबिट कर देंगे। इसके बाद था बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन। निपटाओ जल्दी जल्दी बेटा। पॉइंट नंबर 1 मैन्युफैक्चरर को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिट करता है उसको मिलेगा। नंबर 3 प्रिंटर और पब्लिशर को मिलेगा। न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा 20% के हिसाब से मिलेगा। हावेवर अगर बेटा 180 दिन से कम पुट टू यूज है करंट ईयर में हाफ हो जाएगा, बाकी बचा हुआ हाफ आप सब्सिक्वेंट ईयर में क्या करेंगे साहब, क्लेम करेंगे। फॉलोइंग प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा, शिप एंड एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा, ऑफिस अप्लाइंसेस पे नहीं मिलेगा, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन अप्लाइंसेस पे नहीं मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलेगा। और मशीनरी जो इंडिया में हम इंपोर्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पर सेकेंड हैंड है वो भी पुरानी मशीन मानी जाएगी। कॉन्सेप्ट नंबर 7 हुआ, इस पे आओ। कॉन्सेप्ट नंबर 8 ये बचा हुआ है, असेट पार्शली यूज फॉर बिजनेस पर्पस, पार्शली फॉर पर्सनल पर्पस। ऊपर ध्यान देना, असेट 100% फॉर बिजनेस पर्पस, डेप्रिसिएशन पूरा अलाउड। असेट 100% फॉर पर्सनल पर्पस, 1 रुपया डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। पार्शली ऑफिशियल, पार्शली पर्सनल, प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन होता है। कैसे प्रपोर्शनेट होता है, 2 मिनट फोकस रखना। लॉस एज बता भाई तेरी एसेट कौन सी है जी, मोटर कार है। 1 लाख रुपए की राउंड फिगर ले रहा हूं, 1 लाख रुपए की मेरी वैल्यू ऑफ मोटर कार। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%, 70% ऑफिशियल, 30% पर्सनल। एसएससी खुद डिक्लेयर करता है रिटर्न में कि कितना ऑफिशियल है कितना पर्सनल है। 1 लाख की कार है, 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 70% ऑफिशियल है, 30% पर्सनल है। लॉस एज एक बार हाइपोथिकेट एज्यूम कर ले 100% ऑफिशियल है, कर लिया जी, निकाल डेप्रिसिएशन एज यूजुअल। 1 लाख का 15% अगर 180 दिन से ज़्यादा है, 7.5% अगर 180 दिन से कम है, मैं मान के चल रहा हूँ 180 दिन से ज़्यादा है, तो 1 लाख का 15% 15,000 डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसको प्रपोर्शनेट कर दे। 15,000 का पता तेरा ऑफिशियल पर्पस कितना है जी, 70% है। 15,000 का 70% 10,500 का डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। 15,000 का 30% 4,500 ये डेप्रिसिएशन डिस अलाउड हो जाएगा। बड़े सिंप्लीफाइड से कॉन्सेप्ट कर रखे हैं बेटा, कुछ नहीं है, एक बार हाइपोथेकेट एज्यूम कर, सारा ऑफिशियल है, एज यूजुअल डेप्रिसिएशन निकाल ले और फिर उसको प्रपोर्शनेट कर दे। मेरे एग्जाम्पल में 70% अलाउड था, तो बेटा 15,000 का 70% 10,500 अलाउड, 15,000 का 30% 4,500 क्या हो जाएगा साहब आपका, डिस अलाउड होगा। 1 मिनट आपका फोकस चाहिए। अगले साल जो आपका डेप्रिसिएशन मिलेगा वो कितने पे, टोटल डेप्रिसिएशन कितना था 15,000 पर अलाउड कितना हुआ है मुझे 10,500।
टोटल तो 15 निकाला था, पर मुझे अलाउड कितना हुआ है बेटा? 10,500। अगले साल की WDV कितनी मानी जाए? 1 लाख माइनस 15,000 85,000 मानी जाए, या 1 लाख माइनस 10,500 89,500 मानी जाए? इंपॉर्टेंट था नेक्स्ट ईयर कितना माना जाएगा बेटा? 89,500. Depreciation actually allowed shall be reduced for the purpose of computation of WDV for next year. मुझे एक्चुअल में जो अलाउड हुआ है वो डेप्रीशिएशन क्या होता है बेटा? माइनस होता है, एसएससी के फेवर में है। ऑल्दो टोटल कितना था? 15, पर मेरे एग्जाम्पल में कितना माइनस हुआ बेटा? 10,500। कितना हो जाएगा नेक्स्ट ईयर WDV? 1 लाख माइनस 10,500 89,500। लो से पूछा गया उस कार में ड्राइवर भी है, क्या उसकी भी सैलरी 70-30 होगी? उसके फ्यूल चार्जेस हैं, क्या उसकी सैलरी भी 70-30 होगी? कार का रिपेयर मेंटेनेंस है, क्या उसकी सैलरी भी 70-30 होगी? डेप्रीशिएशन प्रोपोर्शनेट होगा, समझ में आ गया। बाकी खर्चे भी तो होंगे। ड्राइवर रखा हुआ है बेटा, वो भी आपका एक ही ड्राइवर है, ऑफिस में भी वही चल रहा है, पर्सनल में भी वही चल रहा है। पेट्रोल, उसमें 2 टंकी थोड़ी ना है, ये ऑफिशियल पर्पस की टंकी, ये पर्सनल की। पेट्रोल टैंक तो एक ही है, रिपेयर मेंटेनेंस तो वही है, और बाकी खर्चों का क्या हो? प्रोपोर्शनेट नहीं हो। गर्दन पूरी हिला दी नालायक ने कि सर समझ जाओ क्या आंसर है। क्या बताया था? कहां है वो चुल्लू भर पानी? कहां है कि तुम डूब जाओ बेटा उसमें? डेप्रीशिएशन प्रोपोर्शनेट होगा। व्हाट अबाउट बाकी खर्चे? सारे खर्चे प्रोपोर्शनेट होते हैं। नहीं होंगे, कुछ नहीं पता नालायकों को, तुम्हारा दिन ही खराब है आज का। सारे प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। ड्राइवर सैलरी भी तो प्रोपोर्शनेट होगी 70-30, रिपेयर मेंटेनेंस भी प्रोपोर्शनेट होगा, फ्यूल चार्जेस भी प्रोपोर्शनेट होगा, सब कुछ प्रोपोर्शनेट होगा। वो पेपर मुश्किल नहीं है, तुम्हें पेपर ही समझ में नहीं आ रहा वो पूछ क्या रहा है। तुम पढ़ के जा रहे हो डेप्रीशिएशन, वो पूछ रहा है फ्यूल चार्जेस, और तुम कह रहे हो आउट ऑफ सिलेबस। तुम जो हो बेटा, तुम क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखते हो, तुम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। मेरी बात को समझना, मैं बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं। ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, वैसा क्वेश्चन आ गया, तुम कहीं नहीं फंसोगे। डेप्रीशिएशन आ जाए, मैं लिख के दे सकता हूं, कोई फंस जाए तो 100% प्रोपोर्शनेट कर दोगे। और एक ड्राइवर सैलरी और P&L के डेबिट में हो गया, क्या कुछ नहीं पल्ले पड़ना तुम्हारे। क्या मजाल तुम उसको 70-30 कर दो। बोलते रहो सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं चलूँ आगे, रिवाइज तो करो भाई। हाँ, ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हैं? नहीं सब हैं, ऑनलाइन वाले छुट्टी नहीं करते। ऑनलाइन तो भरे पड़े हैं, फिजिकल का तो मुझे लिटरली उम्मीद नहीं थी। चलो, कॉन्सेप्ट नंबर 8 समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट नंबर 9, इसमें भी कॉन्सेप्ट था। बिल्डिंग पहले किसमें? ऊपर ध्यान दो, अब सामने स्क्रीन पे नालायको। बिल्डिंग पहले नॉन बिजनेस पर्पस में थी, पर्सनल। अब मैं उस बिल्डिंग को क्या कर रहा हूं बेटा? बिजनेस पर्पस में यूज कर रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था, या एग्जाम में आ जाए क्या करके आओगे? मैं ही बोलता हूं, तुम्हें क्या याद नहीं है। मैंने 1 अप्रैल 2020 को बिल्डिंग खरीदी थी पर्सनल पर्पस के लिए। आज 13 नवंबर 2024, आपके सिलेबस में क्या है बेटा? 24-25। मैं उसको बिजनेस पर्पस में यूज कर रहा हूं। सर कैसे इस बिल्डिंग की क्या वैल्यू मानी जाए, किसके ऊपर मैं डेप्रीशिएशन क्लेम करूं? एक लाइन 2-3 बार बोलूंगा, दिमाग में सेट कर लेना। यही बिल्डिंग डे 1 से अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होती तो उसके ऊपर करंट ईयर में कितना डेप्रीशिएशन बनता, वो डेप्रीशिएशन अलाउड होगा। दोबारा बोलो, यही बिल्डिंग डे 1 से अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होती, उसके ऊपर जो डेप्रीशिएशन बनता वो डेप्रीशिएशन अलाउड होगा। लो से पूछा गया सर 2020 में रेट ऑफ डेप्रीशिएशन था मान लो 25%, आज के टाइम कमर्शियल बिल्डिंग का रेट कितना परसेंट है? 10%। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या होगा? सर वैल्यू तो समझ में आ गई, ओरिजिनल वैल्यू लेनी है। डेप्रीशिएशन समझ में आ गया, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर से डेप्रीशिएशन माइनस करते चलो, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन निकाल लो, वो डेप्रीशिएशन अलाउड होगा। जिस टाइम खरीदी थी रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 20% है, आज इनकम टैक्स में रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 10% है, या रेजिडेंशियल है तो 5% है। मैं किस रेट से माइनस करूं? इनकम टैक्स के रेट से। जो आज का रेट है 5% या 10%, उस रेट से डेप्रीशिएशन माइनस होगा। उस जमाने में क्या रेट था हमें कंसीडर नहीं करना।
मैंने 2020 में पर्सनल पर्पस के लिए बिल्डिंग खरीदी थी, आज 24-25 में मैंने उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो लॉसेस 2020 की एक्चुअल कॉस्ट ले ले और 20 से ही डेप्रिसिएशन माइनस करना शुरू कर, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लियो, इतना डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। इंपॉर्टेंट नोट, डेप्रिसिएशन का रेट आज का देखना है, जिस साल असेट ये पुट टू यूज हो रही है। और आज का रेट क्या है बेटा? रेजिडेंशियल है तो 5, कमर्शियल है तो 10%। ये प्रोविजन केवल बिल्डिंग के ऊपर लगता है। सर मोटर कार हो तो, सर फर्नीचर हो तो, उस केस में ये प्रोविजन नहीं लगता। अब इसका क्या मतलब है कि प्रोविजन नहीं लगता? इसका मतलब ये एक्चुअल कॉस्ट जो थी उसी पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर मैंने तो 2015 में खरीदी थी, कभी भी खरीदी हो, जो एक्चुअल कॉस्ट है उसी के ऊपर क्या मिलेगा साहब? डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये प्रोविजन केवल और केवल किसके ऊपर लगते हैं बेटा? बिल्डिंग के ऊपर। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। अब भी चैलेंज है, अगर ये एग्जाम्पल कर दो तुम, ट्राई करो, मुझे 24-25 का डेप्रिसिएशन बताओ। पढ़ाने के बाद ये तुम्हारे एग्जाम में आ गया बेटा। डेट ऑन विच बिल्डिंग इज परचेज फॉर पर्सनल पर्पस 1 नवंबर 2020। डेट ऑन विच बिल्डिंग इज यूज्ड इन बिजनेस प्रोफेशन 10 जनवरी 2025। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। और वैल्यू तो रह गई, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 10 लाख। बेटा मेरा कॉन्फिडेंस है ये तुमसे अब भी नहीं होगा ये। ऑनलाइन वाले जरा आंसर तो दो बेटा। डायग्राम बना लेता हूं, एक मिनट। कब खरीदी थी? 1/11/2020। पीजीबीपी में कब यूज करी है मत बताओ? 10 जनवरी 2025। कितने की खरीदी है? लो क्या है? लो बोलो। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मान के चलो पीजीबीपी में यूज होती तो कितना डेप्रिसिएशन बनता, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आज का लेना है। उस दिन आमने में क्या था वो नहीं, जो आज का है वो अलग बात है। क्वेश्चन में एक ही दे रखा है, तुम इसमें भी फंस जाओगे अगर 2 हो। उस जमाने में था 25%, आज है 10%। हमें कौन सा लेना है? आज 10%। तो बोलो जरा, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 2021 कितना? 5। क्यों? 180 दिन से कम है। शाबाश। एक तो इसमें फंसते थे बच्चे, पर आप नहीं फंसे। 9.5 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 21-22 95,000 का 10%। आगे बोलो, माइनस करो यार जल्दी जल्दी। एक कॉन्सेप्ट है इसमें भी, एक बार जरा मैं पहुंच जाऊं 24-25 में। 22-23 23-24 5। अब ध्यान से 24-25 नहीं मैं बोलूंगा कि बच्चे कहाँ फंसते हैं। पहले तो आधे तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते, जो गलती से आधे पहुँच जाते हैं फिर वो 24-25 में आके फंसते हैं। सर वो 24-25 में क्यों फंसते हैं? उनका ना दिमाग चलना शुरू होता है। 24-25 में 10 जनवरी को पीजीबीपी में आई है, ये 180 दिन से कम बन रहा है। हाँ, 24-25 में भी क्या बन रहा है? 125 दिन से कम बन रहा है। और एग्जाम में डिस्टर्ब करता है बाजू वाला बच्चा, जब वो पूछ लेता है ना वो करंट ईयर में भी तो 180 दिन से कम है, फिर दिमाग की सैटेलाइट फेल हो जाती है। वैसे हम बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं अपने धुन में, वो बाजू वाला डिस्टर्ब कर देता है, वो करंट ईयर में भी तो 180 दिन से कम है। याद कर सर ने क्या बताया था। सर ने कुछ बता रखा हो तो याद करे वो।
मुझे करंट ईयर का बताओ, 24-25 में क्या होगा, हाफ या पूरा? लॉ से बताना। लॉ ने क्या बोला है, डे 1 से मान के चलो अगर बिजनेस में होता तो क्या डेप्रिसिएशन होता। तो ये याद रखना, पूरा होगा ये। हाउ मच? अच्छा ये तो मैं निकाल लूंगा, हाँ जो भी है। अरे जो भी है, कहने का मतलब 24-25 में कितने टाइम पुट टू यूज हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर यही पीजीबीपी में यूज होती तो कितना डेप्रिसिएशन मिलता वो लेंगे। और ये मजे की बात है, केवल बिल्डिंग के ऊपर है। एग्जाम में दुख क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी आ गई, कार है। अब उसका क्या हो भाई, अगर यही कार होती तो क्या होता, एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी मेरे एग्जांपल में, एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख, और पुट टू यूज कब हुई है, 10 जनवरी को, हाफ हो जाता। उसमें ये नहीं लिखा डे 1 से मान के चलो पीजीबीपी में है, उसमें तो लिखा है एक्चुअल कॉस्ट ले लो। एक्चुअल कॉस्ट पे क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 10 लाख, और क्योंकि अब 10 जनवरी को है, डे 1 से तो माना नहीं, तो 180 दिन से कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, हाफ। आ गया समझ, आ गया सर। कॉन्सेप्ट नंबर 9 मेरी तरफ से वाइंड अप हुआ बेटा। ऑनलाइन क्लियर है बेटा, ओके लिखो एक बार। हैवी तो नहीं लग रहा, लग रहा हो तो भी पढ़ना पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है। चलो, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, जल्दी से बता भाई क्या होता है। नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मैंने क्लास में क्या पढ़ाया है। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मतलब एकदम देसी तरीके से बताइए, बात घुमाइयो मत। लॉस हो गया नॉर्मल बिजनेस से, उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है वो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। क्या होता है बेटा ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? इंटरव्यू में बैठा है तू, E&Y, मैं इसकी ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा, मुझे बस ये बता दे ये होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सोचता रहे, इतने तो अटेम्प्ट ही आ जाएगा। इसका मीनिंग थोड़ी ना दे रखा है मैंने। क्या होता है बेटा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? एक बार जिससे पूछ रहा हूँ बेटा, रुक तो सही, आगे पूछ रहा हूँ आगे। जो डेप्रिसिएशन इतनी सारी घुमा फिरा के जल्दी से मुद्दे पे आओ। इनकम टैक्स बिल्कुल ठीक है नालायक हो। ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख, डेप्रिसिएशन 15 लाख, अकाउंट सिखाता है 5 लाख का लॉस है। फोकस रखो मेरे ऊपर। ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख, आपका डेप्रिसिएशन 15 लाख, अकाउंट सिखाता है 5 लाख का क्या है साहब, लॉस है। इनकम टैक्स में 3 खर्चे ऐसे हैं उसकी वजह से लॉस आ ही नहीं सकता। नंबर 1 डेप्रिसिएशन, नंबर 2 कैपिटल एक्सपेंस ऑन इन हाउस रिसर्च, नंबर 3 कैपिटल एक्सपेंस इन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। पूरे इनकम टैक्स में 3 खर्चे ऐसे हैं जिसकी वजह से लॉस नहीं आ सकता। उसमें से पहला खर्चा डेप्रिसिएशन है। सर क्या मतलब है, आराम आराम से बोलो, आराम आराम से। ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख, डेप्रिसिएशन 15 लाख, अकाउंट क्या सिखाता है 5 लाख का लॉस। अकाउंट में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होता। पूरे अकाउंट का मतलब कंपनीज एक्ट, उसमें कुछ नहीं होता बेटा आपका अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये कॉन्सेप्ट ही किसके हैं, इनकम टैक्स एक्ट के कॉन्सेप्ट हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख, डेप्रिसिएशन 15 लाख, इनकम टैक्स बोलता है भाई डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं आ सकता। तो आंसर होगा बिजनेस लॉस निल, 5 लाख का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। 3 खर्चे हैं जिसकी वजह से पीजीबीपी में लॉस आ ही नहीं सकता। तीनों के नाम याद करो, तीनों ही सिलेबस में है। नंबर 1 डेप्रिसिएशन, नंबर 2 आपका कैपिटल एक्सपेंस ऑन इन हाउस रिसर्च, नंबर 3 कैपिटल एक्सपेंस इन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। एग्जांपल से लो, डेप्रिसिएशन ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख, डेप्रिसिएशन 15 लाख। आंसर क्या होगा, बिजनेस इनकम और लॉस निल। 5 लाख का क्या माना जाएगा, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सर क्या करूं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, वीआईपी ट्रीटमेंट है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट है। सेट ऑफ कर दे स्टेप 1 पीजीबीपी इनकम इफ एनी। मेरे 2 बिजनेस हैं, टेक्सटाइल बिजनेस, केमिकल बिजनेस। टेक्सटाइल बिजनेस से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 5 लाख का, केमिकल बिजनेस से इनकम है 1 लाख की। लॉसेस सेट ऑफ कर दे, कर दिया सेट ऑफ सर। ये अब भी बच गया 4 लाख। लॉसेस इस हेड से बाहर निकल जा,
पीजीबीपी हेड से बाहर निकल गया हेड से बाहर, 4 हेड नजर आ रहे हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। किसी मर्जी से सेट ऑफ कर दियो सैलरी को छोड़ के, किसी मर्जी से सेट ऑफ कर देना सैलरी को छोड़ के। सर कर दिया सेट ऑफ, ये अब भी बच गया, था ही इतना ज्यादा, ये अब भी बच गया, टेंशन मत ले। इनफाइनाइट ईयर के लिए क्या कर दे, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दे। सर कर दिया कैरी फॉरवर्ड, क्या करूं आगे के सालों में? आगे के सालों में फिर शुरू हो जा, पहले पीजीबीपी से, पीजीबीपी नहीं है तो बाकी किसी भी इनकम से सैलरी को छोड़ के। और ये समझाया था नालायक को, ये एसएससी के फेवर में है, क्योंकि अगर इसको बिजनेस लॉस मानते, एक तो उसको सेट ऑफ करने का तरीका बड़ा रिस्ट्रिक्टिव है, एक उसकी लाइफ 8 साल होती है, हाँ करो, लॉस की लाइफ 8 साल होती है, और सेट ऑफ का बड़ा रिस्ट्रिक्टिव तरीका है। सब्सिक्वेंट ईयर में सेट ऑफ इंटर हेड होता ही नहीं, सब्सिक्वेंट ईयर में तो इंटर हेड होता है ना, जबकि इसको वीआईपी ट्रीटमेंट है, किसी से भी सेट ऑफ कर दो, कभी तक सेट ऑफ करते रहो। ये जीवन के साथ भी, जीवन के LIC है ये। नहीं आया समझ में? आ गया। तो व्हाट इज अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? इंटरव्यू में कोई पूछ ले, उसको भर भर के समझाना। बात सुनिए जरा, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं आ सकता। अगर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट को ही एक्सीड कर जाए तो सरप्लस को बोलते हैं अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। फिर वो पूछेगा इसकी ट्रीटमेंट बता, फिर उसको सुनाइयो। बात सुन इधर, ट्रीटमेंट सुन। स्टेप 1, पीजीबीपी से सेट ऑफ कर दे, कितना मर्जी हो सारा का सारा सेट ऑफ कर दे। अगर बच जाए किसी मर्जी से निपटा दियो इसको सैलरी को छोड़ के। अब भी अगर बच जाए इनफाइनाइट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेना। इसकी रिटर्न फाइल करना भी मैंडेटरी नहीं है। लॉस रिटर्न, वो लॉस की रिटर्न जाती है बेटा, ये लॉस थोड़ी ना है, ये तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। 139(3) जो लॉस रिटर्न पढ़ा था उसमें ये तो था, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं आता उसमें, ठीक है जी। और सब्सिक्वेंट ईयर में इंट्रा हेड भी होता है, इंटर हेड भी होता है। सर पापा का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, पापा निपट गए, सन को क्लेम मिल जाएगा। एक्स लिमिटेड मर्ज हो गई वाई में, एक्स का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, वाई क्लेम कर लेगी। पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो गई बेटा आपकी साहब कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, क्या सक्सेसर क्लेम कर लेगा? बेसिक प्रिंसिपल, केवल 5 केसेस हैं जहां प्रीडिसेसर का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सक्सेसर क्लेम कर लेगा, केवल 5। इसके अलावा अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कोई दूसरा पर्सन क्लेम नहीं कर सकता। 5 कौन कौन से थे? अमलगमेशन, डीमर्जर और 3 टाइप के कन्वर्जन। इनहेरिटेंस नहीं है उस लिस्ट में, उस लिस्ट में इनहेरिटेंस नहीं है। और बोला था ये डोंट नो ड्राफ्टिंग एरर है या क्या है, पर इनहेरिटेंस नहीं है। यानी कि फादर का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सन क्लेम नहीं कर सकता, जबकि फादर का बिजनेस लॉस सन क्लेम कर सकता है। सेट ऑफ वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं याद, तुम हाँ करते रहोगे, मुझे कॉन्फिडेंस रहे तुम्हारे ऊपर। हाँ हाँ सर आपने पढ़ाया था, इनहेरिटेंस के केस में अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। यही चीज मैंने नीचे डिटेल में डाल रखी है बेटा। 5 केसेस में केवल कैरी फॉरवर्ड होते हैं, अमलगमेशन, डीमर्जर और 3 टाइप के कन्वर्जन। इसके अलावा कितने मर्जी केस बनते रहें, एसएससी मस्ट बी सेम। पार्टनरशिप फर्म का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पार्टनर नहीं कर सकता। पार्टनरशिप फर्म का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या पार्टनर क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता। एचईएफ का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या को पार्टनर क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता, 5 की लिस्ट में है ही नहीं। क्या फादर का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सन क्लेम कर सकता है? नॉट एट ऑल। केवल इन 5 केसेस में ही प्रीडिसेसर का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सक्सेसर क्लेम कर सकता है। इसमें जो आपके एग्जाम में आ सकता है इनहेरिटेंस, फादर का अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सन क्लेम नहीं कर सकता, पर फादर का बिजनेस लॉस सन क्लेम कर सकता है। ये वाइंड अप हो गया बेटा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 10 अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कॉन्सेप्ट नंबर 11 एसएलएम है। तेजी से बेटा, एसएलएम केवल किसके लिए है? एक एसएससी के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है या जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके पास भी ऑप्शन होती है, भाई तू एसएलएम ले ले या डब्ल्यूडीवी ले ले। फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में बता दियो, जिस साल आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ पहले साल बता दे। डब्ल्यूडीवी चाहता है लाइफ टाइम डब्ल्यूडीवी मिलेगी, एसएलएम चाहता है लाइफ टाइम आपको एसएलएम मिलेगा। ऑप्शन वंस ऑप्ट कैन नॉट बी टेकन बैक। और अगर फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं बताया
तो बाय डिफॉल्ट जो मिलता है SLM मिलता है, WDV नहीं है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट इनको क्या मिलता है बेटा? SLM। SLM में एक एक एसेट क्या होती है? इंडिविजुअली डेप्रिशिएट होती है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट मुटेटिस मुटेंडिस, मतलब एज इट इज। क्या मतलब? 180 दिन से कम है तो हाफ, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है तो वैल्यू ऑफ एसेट में एडजस्ट कर लेना। बाकी सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज चलेंगे। SLM में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज। ये दोनों समझा देता हूं क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा। टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ओहो, और बैलेंसिंग चार्ज। थोड़ा सा प्रकाश डाल भाई इसके ऊपर, पता ही नहीं सर, मैं तो पीछे जाके बैठ जाऊँ। नहीं, सही बैठा था पिछली क्लास में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। दोनों SLM के केस में होते हैं। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, लिखना चाहो लिख लो, नहीं समझ लेना। मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला हूँ, SLM वाला। मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी ली न्यू 1 लाख की। नॉर्मल डेप्रिसिएशन मान लो 10% है यार, 10,000। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% है, 20,000। कितना हो गया ये? 70। अगले साल का फिर डेप्रिसिएशन नॉर्मल मिलेगा 10%, SLM में ओरिजिनल का मिलता है, ये आ गया 60,000। अब SLM वाली एसेट कभी ना कभी तो बिकेगी। SLM वाली एसेट कभी ना कभी तो बिकेगी। जब बिकेगी उस टाइम आएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन या बैलेंस इन चार्ज। अब एग्जांपल से ले रहा हूं बेटा, सुनने पे ध्यान देना। मैंने 1 लाख की एसेट खरीदी थी, मैंने 3 साल 10 महीने उसको यूज करा और बेच दिया। 1 लाख की मैंने एसेट खरीदी थी इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेटा, 3 साल 10 महीने मैंने उसको यूज करा और उसको बेच दिया। लॉस इज, पहले एक बार इस एसेट की वैल्यू निकाल ले। 10% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर है, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया बेटा? 10,000। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000। चौथे साल डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस साल एसेट बिक जाती है डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। 3 साल 10 महीने थे ना, तो पहले का डेप्रिसिएशन 10,000, दूसरे का 10, तीसरे का 10, 10 महीने का कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस साल एसेट बिक जाती है डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। बस अब फोकस रखना बेटा। टोटल डेप्रिसिएशन 30,000। वैल्यू ऑफ एसेट कितनी थी? 1 लाख। एसेट की वैल्यू कितनी बच गई? 70,000। 5 मिनट डीपली फोकस रखना। केस 1, बता 70,000 की एसेट कितने की बेच दी? जी 25,000 की बेच दी। 70 माइनस 25, 45,000 बेटा देखने में बिजनेस लॉस है, पर लॉ ने इसको नाम दिया टर्मिनल डेप्रिसिएशन। सर क्या करूं? P&L में डेबिट कर, खर्चे के तौर पे क्लेम कर ले। केस बी, 70,000 की एसेट मैंने 50,000 की बेच दी। 70 माइनस 50, ये 20,000 क्या माना जाएगा बेटा? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। P&L में डेबिट कर ले। केस 3, 70,000 की एसेट मैंने 60,000 की बेच दी। 10,000 क्या माना जाएगा? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। केस 4, 70,000 की डेप्रिसिएशन 80,000 में बेच दी। 10,000 का बैलेंस इन चार्ज, बिजनेस इनकम, टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। 70,000 की एसेट 90,000 में बेच दी। 20,000 बैलेंस इन चार्ज, टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। फोकस रखना। 70,000 की एसेट 95,000 में बेच दी। 25,000 बैलेंस इन चार्ज, टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP। फोकस बेटा। 70,000 की एसेट 1,10,000 में बेच दी। 30,000 बैलेंस इन चार्ज अप टू ओरिजिनल कॉस्ट। अप टू ओरिजिनल कॉस्ट तक क्या रहता है बेटा? बैलेंस इन चार्ज। और क्योंकि सेल प्राइस ब्लॉक की वैल्यू, सेल प्राइस एसेट की वैल्यू को एक्सीड कर गया, प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन शैल अप्लाई, विच मे बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, डिपेंड अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। WDV में हमेशा क्या होता है बेटा? शॉर्ट टर्म, जबकि SLM में शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे? 24 महीने। 23 जुलाई के बाद तो पीरियड ऑफ होल्डिंग ही कितने हैं? 24 महीने। 24 महीने के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मेरी 3 साल 10 महीने के बाद बिकी है, कौन सा कैपिटल गेन होगा भाई?
लॉन्ग टर्म। कैसे निकालेंगे? सेल प्राइस आपका क्या हो जाएगा बेटा? 1,10,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज द केस मे बी। एग्जाम्पल को दिमाग में रखो, 70,000 से कम पे बिक रही थी तो क्या था? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। 70,000 से ऊपर 1,00,000 तक अगर बिक रही थी तो क्या था? बैलेंस इन चार्ज। और अगर 1,00,000 से ऊपर ही चली गई तो कैपिटल गेन शैल अप्लाई। तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन एसएलएम के केस में होता है, उस साल होगा जिस साल वो असेट बिकेगी। और अगर सेल प्राइस डेप्रिशिएटेड वैल्यू से कम होगा, 70,000 से सेल प्राइस डेप्रिशिएटेड वैल्यू से कम होगा, डेफिसिट को क्या बोलते हैं? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और सर बोलते तो है टर्मिनल डेप्रिसिएशन, करूं क्या इसका? खर्चे के तौर पे क्लेम कर। P&L ये भी तो पता होगा, करें क्या? नाम तो समझ में आ गया कि टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, P&L में डेबिट कर दे, खर्चे के तौर पे क्लेम कर ले। ठीक है जी। 70 से ऊपर बिके बट अप टू 1,00,000 ओरिजिनल कॉस्ट क्या निकल के आएगा? बैलेंसिंग चार्ज। इसका मतलब होता है बिजनेस इनकम। P&L में क्रेडिट कर, बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होगा। और कैपिटल गेन कब लगेगा बेटा? 1,00,000 से ऊपर नहीं, एग्जाम में पता नहीं क्या आ जाए। व्हेन सेल प्राइस एक्सीड्स द एक्चुअल कॉस्ट। कैपिटल गेन कौन सा आएगा? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। ये है डेप्रिसिएशन, खत्म। अब जल्दी से लॉजिक समझा दे। एसएलएम में कोई भी कैपिटल गेन हो सकता है, सेक्शन 50A। डब्ल्यूडीवी में केवल शॉर्ट टर्म। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा है। अरे क्यों है नालायक? एसएलएम में क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। जबकि डब्ल्यूडीवी में हमेशा क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक तो ये तरीका है जी, लॉ में लिखा है उसमें बहस नहीं करते। और दूसरा, लॉ भी जिसने लिखा है कुछ सोच के तो लिखा होगा। क्या लॉजिक समझाया था? समझाया था क्लास में? नहीं, वो तो लाइन तो ठीक है, वंस अ सेट एंटर्ड इनटू ब्लॉक लूजेस इट्स आइडेंटिटी। कुछ जोड़ तो दो इसको आपस में। सर डब्ल्यूडीवी में जो भी सेल प्राइस होता है उसको कंपेयर कर रहे हैं हम वैल्यू ऑफ ब्लॉक से। और वैल्यू ऑफ ब्लॉक हर 12 महीने में चेंज होती है। पिछले साल वैल्यू ऑफ ब्लॉक कुछ और होगी, इस साल वैल्यू ऑफ ब्लॉक कुछ और होगी। ओरिजिनल कॉस्ट से तो कंपेयर ही नहीं कर रहे, सेल प्राइस को कंपेयर ही किससे करते हैं? वैल्यू ऑफ ब्लॉक। और वैल्यू ऑफ ब्लॉक हर 12 महीने में चेंज हो रही है। तो यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर जब चेंज हो रही है तो ये कभी भी 24 से ऊपर तो जाएगी नहीं, 12 या 24 से ऊपर जाएगी नहीं, हमेशा इसके अंदर ही रहेगी। तो इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया? जबकि एसएलएम के केस में 3 साल 10 महीने के बाद बेची, सेल प्राइस कितना था? 1,10। कंपेयर 70 से नहीं कर रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने से? 1,00,000 से। तो वहां क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट से कंपेयर हो रहा है, इसलिए लोगों ने बोल दिया था भाई डिपेंड अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। क्लियर है? वाइंड अप हुआ, पहला खर्चा बढ़ा आपका बेटा डेप्रिसिएशन। फिर ये एक्चुअल कॉस्ट के कुछ मैंने केसेस ले लिए, साइंटिफिक रिसर्च बाद में बिजनेस में लेके आ रहे हैं, किस वैल्यू पे? निल। गिफ्ट और इनहेरिटेंस में मिली है तो ये मान के चलो जी डे 1 से अगर बिजनेस में यूज होती तो कितना डेप्रिसिएशन मिलता, मतलब प्रीवियस ओनर ही यूज करता आता तो कितना डेप्रिसिएशन होता। बिल्डिंग वाला मैंने आपको अभी पढ़ाई दिया प्रैक्टिकल क्वेश्चन। डे 1 से मान लो किस में यूज हो रही है? बिजनेस और प्रोफेशन। तो डेप्रिसिएशन बेटा कंप्लीटली वाइंड अप हो गया। एक इसको और निपटा देता हूं 35, प्रैक्टिस इसकी भी नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। थ्योरेटिकल निपटा देते हैं, छोटा सा है, 10 मिनट में निपट जाएगा। चलो जी, सेक्शन 35 ये भी सेक्शन याद करनी है। 32 याद करनी है डेप्रिसिएशन, 35 याद करनी है साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया R&D को बेटा प्रमोट करना चाहती है। दिक्कत ये है अभी टेक्नोलॉजी वाइज हम इतने एडवांस नहीं है, बाहर से टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है। ह्यूज अमाउंट हमारा रॉयल्टी के तौर पे आउटसाइड इंडिया जाता है। मेट्रो का एग्जांपल ले लो बेटा, मेट्रो में सारी टेक्नोलॉजी क्या है साहब? बाहर की है, साइंटिफिक तरीके से बने हुए हैं। एक मेट्रो स्टेशन पे जहाँ से चढ़ते हैं अगले मेट्रो स्टेशन पे एग्जैक्ट वहीं उतरते हैं। लिफ्ट के पास से चढ़ो, लिफ्ट के पास ही उतरोगे। स्टेयर्स के पास से चढ़ो, किसी भी मेट्रो स्टेशन पे उतर जाना, आगे स्टेयर्स के पास ही उतरेंगे। वो टेक्नोलॉजी बाहर की है, इंडिया की टेक्नोलॉजी हो, पहले बात तो हम चढ़ ही नहीं पाएंगे।
चढ़ भी गए तो फिर बेटा उतर नहीं पाए, जो भी है टेक्नोलॉजी के हिसाब सारी बाहर की है, ह्यूज अमाउंट रॉयल्टी के तौर पे बाहर जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है खुद ही R&D को क्या करो साहब, इंडिया में प्रमोट करो। दो टाइप की स्कीम लेके आए, या तो आप खुद R&D कर लो, इन हाउस रिसर्च, या जो R&D कर रहे हैं आप उनको डोनेशन दे दो। इनकम टैक्स कह रहा है हम वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, या तो आप खुद इन हाउस क्या कर लो, रिसर्च कर लो। बाबा रामदेव, पतंजलि, खुद उनकी क्या है बेटा, अपनी R&D डिवीजन, रेनबेक्सी, सिप्ला, मारुति उद्योग, जितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है इन सब की अपनी क्या है बेटा, R&D डिवीजन है। जितने मर्जी खर्च करो, इनकम टैक्स में वीआईपी ट्रीटमेंट है, सारे खर्चे अलाउड होते हैं। तो या तो आप खुद कर लो R&D, या खुद हम समझ रहे हैं आपका काम पढ़ाना है, आपका काम सीए इन प्रैक्टिस है, आप कहाँ R&D करोगे, जो R&D कर रहे हैं आप उनको क्या कर लो साहब, डोनेशन दे दो। तो ये दो कैटेगरी में होता है, या तो मैं डोनेशन दूंगा या मैं इन हाउस रिसर्च करूंगा। केस 1 डोनेशन इज स्टार्टिंग से ही पहले बेटा सिंप्लीफाइड है। अगर आपने डोनेशन दी, चाहे साइंटिफिक रिसर्च के लिए दो, चाहे सोशल रिसर्च के लिए दो, चाहे स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दो। साइंटिफिक रिसर्च, चांद पे पानी है या नहीं है, मंगल पे बेटा लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, डेंगू की वैक्सीनेशन बना रहे हैं पॉसिबल है या नहीं है, कुछ भी, ये हो गई बेटा आपकी साइंटिफिक रिसर्च। सोशल रिसर्च, पर मेल कितने फीमेल हैं, वो जेंडर रेशो जो निकालते हैं, ये क्या है बेटा आपकी सोशल रिसर्च। स्टैटिस्टिकल रिसर्च, पिछले 20 सालों का सबसे गर्म दिन, पिछले 25 सालों का सबसे ठंडा, हर साल सुनते नहीं है, ये सब कौन सी रिसर्च है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च। किसी के लिए भी डोनेट करो, 100% की क्या मिलेगी साहब, डिडक्शन मिलेगी। जो आप कंट्रीब्यूट करोगे 100% शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। बस जिसको डोनेशन दे रहे हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। सर मैं तो चाचा जी को डोनेशन दे रहा हूं, वो ये नहीं पता तेरा चाचा है या नहीं है, और दूसरा ये नहीं पता वो R&D कर रहा है या नहीं कर रहा, कहीं बोगस खर्चे क्लेम कर जाए बेटा, और सीधे नालायक हो, देन इन दैट केस वो पार्टी क्या होनी चाहिए जिसको डोनेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। रिसर्च में और मे नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, काम पढ़ाना है, काम सीए इन प्रैक्टिस है, इसरो को दे दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ढूंढ चांद पे पानी है या नहीं है, उसका मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे क्या मिलेगी साहब, डिडक्शन मिलेगी। 2 मिनट फोकस रखना क्योंकि रिवाइज कर रहे हो। अगर बिजनेस क्लास इनको डोनेशन देगा वो सेक्शन 35 में डिडक्शन क्लेम कर लेगा, अगर सैलरी क्लास इनको डोनेशन दे उसके लिए तो ये हेड ही नहीं है। बिजनेस क्लास ये अगर डोनेशन देंगे 100% की डिडक्शन मिल जाएगी। सैलरी क्लास वो अगर इनको डोनेशन देना चाहता है वो डिडक्शन कहां क्लेम करे, उसके ऊपर तो सेक्शन 35 ही एप्लीकेबल नहीं है। लॉ सेज नाराज ना हो, आपके लिए 80GGA है, चैप्टर 6A में से ही क्या मिल जाएगी आपको, डिडक्शन मिल जाएगी, उनके लिए भी 100% है। ठीक है जी, डोनेशन में बोलो, साइंटिफिक रिसर्च 100% अलाउड, सोशल रिसर्च 100% अलाउड, स्टैटिस्टिकल रिसर्च 100% अलाउड। पॉइंट नंबर 1 गवर्नमेंट अप्रूव्ड होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2 रिसर्च में और मे नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एसएससी। पॉइंट नंबर 3 अगर अदर देन बिजनेस क्लास बेटा डोनेशन देगा तो उसके लिए तो ये सेक्शन ही नहीं है, वो कहां चला जाएगा, 80GGA चैप्टर 6A में डिडक्शन मिलेगी। ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू में तो वो भी अलाउड नहीं होगी। ठीक है जी, ये हो गया बेटा आउटसाइड एजेंसी। पढ़ने लायक है इन हाउस रिसर्च। इन हाउस रिसर्च अगर आप करेंगे, आप खुद ही R&D कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं बेटा, मैं FMCG सेक्टर में हूं, मैं साबुन बना रहा हूं सीए के बच्चों के लिए, एक बार नहाए बेटा साल भर का बेड़ा पार। सुबह सुबह क्लास होती है, बेचारे नहा नहीं पाते, तो मैं साबुन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, शैम्पू के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। R&D मेरी क्या है साहब, डिवीजन है। लॉ सेज दिल खोल के खर्चे करो, रिवेन्यू खर्चे होंगे या कैपिटल खर्चे होंगे। रिवेन्यू एक्सपेंस 100% शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, कैपिटल एक्सपेंस 100% शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, लैंड को छोड़ के। सुन रहे हो, रिवेन्यू सारे खर्चे बाय वट एवर नेम कॉल्ड 100% शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। आपका कैपिटल, आपने बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, 100% अलाउड एज डिडक्शन, लैंड को छोड़ के। सर 50 लाख की लैंड खरीदी, 40 लाख रुपया खर्चा करके उसके ऊपर लेबोरेटरी बना दी, तो 50 लाख की जो लैंड है वो डिसअलाउड होगी, जो 40 लाख है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, अलाउड होगा। और लॉ ने फिर बोला अगर कैपिटल खर्चे के ऊपर आपने बेटा डिडक्शन क्लेम कर ली, डेप्रीशिएशन क्लेम करने मत आ जाइयो। कैपिटल खर्चा है ना जी, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी में लैपटॉप खरीद के लाया हूं R&D के लिए, 100% डिडक्शन क्लेम कर ली, उधर 32 में पहुंच गया
ये प्लांट एंड मशीनरी है, लाओ इसके ऊपर 40% डेप्रिसिएशन और दे दो। लॉसेस 35 में चले गए, 32 बंद हो जाएगा। 35 मतलब इधर डिडक्शन क्लेम कर ली 100%, 32 बंद हो गया। और अगर 32 में चले गए बेटा तो आपका 35 बंद हो जाएगा। एक तरफ हो जा, आपकी इच्छा है जाके डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले तो 35 नहीं मिलेगा, 35 क्लेम कर लिया डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और याद रखना, रिवेन्यू खर्चे की वजह से लॉस आ सकता है, कैपिटल खर्चे की वजह से लॉस नहीं आ सकता। ये सेकंड खर्चा है जिसकी वजह से लॉस नहीं आ सकता। ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख रुपए, रिवेन्यू एक्सपेंस ऑन इन हाउस रिसर्च 12 लाख रुपए, ये 2 लाख का क्या है, बिजनेस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख रुपए, कैपिटल एक्सपेंस 12 लाख रुपए, तो बिजनेस लॉस निल। ये 2 लाख क्या माना जाएगा, अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंस। ट्रीटमेंट सेम है जो डेप्रिसिएशन की होती है। तो रिवेन्यू की वजह से लॉस आ सकता है, कैपिटल की वजह से बेटा लॉस नहीं आ सकता। बस 2 मिनट और बेटा। अगर आपने बिजनेस कमेंस करने से पहले भी R&D के ऊपर कुछ खर्चे किए हैं, हम वो भी अलाउड कर देंगे। बिजनेस कमेंस हो गया, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, बिजनेस भी चल रहा है, R&D भी चल रही है, तो खर्चे अलाउड हो जाएंगे। रिवेन्यू सारे, कैपिटल सारे, किसको छोड़ के, लैंड को छोड़ के। कई बार ऐसा होता है पहले R&D होती है उसके बाद बेटा बिजनेस स्टार्ट होता है। तो बिजनेस कमेंस करने से पहले भी अगर आपने R&D के ऊपर खर्चे किए हैं हम आपको अलाउड करेंगे, पर मैक्सिमम 3 साल पहले। कितना बैक जाएंगे बेटा, 3 साल बैक जाएंगे। उसमें कैपिटल खर्चे सारे अलाउड होंगे लैंड को छोड़ के। कैपिटल खर्चे सारे अलाउड होंगे लैंड को छोड़ के। अलाउड किस साल होंगे, जिस साल बिजनेस कमेंस होगा। यानी कि जिस साल बिजनेस कमेंस होगा उस साल टोटल 4 साल के खर्चे हो जाएंगे। कैसे, एक तो उसी साल के और 3 पास्ट ईयर के। तो लॉसेस अगर बिजनेस कमेंस करने से पहले भी आपके R&D के ऊपर खर्चे हैं, पिछले 3 साल तक के खर्चे, हम वो खर्चे भी क्या करेंगे, आपको अलाउड करेंगे। कैपिटल खर्चे सारे लैंड को छोड़ के उस साल जिस साल आपने क्या करा, बिजनेस कमेंस करा। पर रिवेन्यू सारे नहीं करेंगे, रिवेन्यू में केवल 2 खर्चे अलाउड होंगे, मटेरियल यूज्ड इन R&D और R&D स्टाफ सैलरी। पिछले 3 साल के हैं ये, करंट ईयर के सारे अलाउड होते हैं रिवेन्यू। पिछले 3 साल के रिवेन्यू केवल कितने अलाउड हैं, 2। कौन कौन से 2, मटेरियल यूज्ड इन R&D स्टाफ सैलरी। और लॉसेस इसको भी सर्टिफाई करवा के लाओ। सर ऐसा क्यों लॉ बना रखा है, नालायक कहीं झूठ ना बोल दे। पिछले 3 साल में पता नहीं खर्चे करे हैं या नहीं करे, तो 2 ही खर्चे अलाउड करे हैं जिनके बिना R&D हो ही नहीं सकती। मटेरियल, उसके बिना कैसी R&D स्टाफ सैलरी, उनके बिना कैसी R&D। तो 2 ही हैं और उनको भी क्या करवाओ, सर्टिफाई करवाओ। सर कैपिटल को सर्टिफाई नहीं करवाना, वो नजर आ जाएंगे। बिल्डिंग खरीदी नजर आ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर खरीदा नजर आ जाएगा। रिवेन्यू पता नहीं एक तो ये करे हैं या नहीं करे, इसलिए लॉ ने कितने बोल दिए, 2। मटेरियल यूज्ड इन R&D स्टाफ सैलरी, और वो भी टू द एक्सटेंट सर्टिफाइड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। सर खर्चे हुए मटेरियल पे 1 लाख, सर्टिफाई हुए 70%, 70,000 अलाउड होगा उस साल जिस साल बिजनेस कमेंस होगा। और आपका बेटा बात करें अगर मटेरियल R&D स्टाफ सैलरी खर्चे हुए 5 लाख, सर्टिफाई हुए 30%, तो 5 लाख का 30% 1.5 लाख ही अलाउड होगा उस साल जिस साल आपका बिजनेस कमेंस हुआ। और अगर 3 साल से पहले भी R&D के ऊपर खर्चे हुए हैं, लैप्स, वो सारे खर्चे क्या हो जाएंगे साहब, लैप्स हो जाएंगे। तो इसको 3 फेज में बांटना, करंट ईयर पिछले 3 साल और प्रायर टू 3 साल। करंट ईयर में बोलो जरा जल्दी से, करंट ईयर रिवेन्यू कितने अलाउड है, सारे मटेरियल कुछ भी खर्चे हो सारे के सारे अलाउड है, सर्टिफाई भी नहीं कराने। 100% कैपिटल, 100% लैंड को छोड़ के। इधर आ जाओ पिछले 3 साल, पिछले 3 साल में कैपिटल सारे अलाउड है लैंड को छोड़ के। रिवेन्यू केवल 2 अलाउड है, मटेरियल यूज्ड इन R&D स्टाफ सैलरी टू द एक्सटेंट सर्टिफाइड। और 3 साल से पुराने लैप्स, रिवेन्यू भी अलाउड नहीं होंगे, कैपिटल भी अलाउड नहीं होंगे। और याद रखने लायक चीज बेटा, रिवेन्यू की वजह से लॉस आ सकता है, कैपिटल खर्चे की वजह से लॉस नहीं आ सकता। ठीक है जी, सेक्शन याद करनी है बेटा ये। तो 2 सेक्शन हो गई बड़ी बड़ी, 32 एंड सेक्शन 35। एक इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, एक एडिशनल डेप्रिसिएशन की। तो आज के लिए आई थिंक बहुत है इतना बेटा। नेक्स्ट क्लास में कल इसको वाइंड अप कर दूंगा मैं। तो
और भी कुछ प्रैक्टिस करनी है क्या, बाकी सेक्शन में कहीं दिक्कत हो तो? अब तो लगे हाथ में उसका भी क्वेश्चन डाल दूंगा आज। अरे किसी और सेक्शन में पर्टिकुलर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो ज़्यादा तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूं। सेक्शन भी तो पता हो सर, हमें तो यही नहीं पता हमें पढ़ना क्या है। चलो मैं अपने आप देख लूंगा, कुछ नहीं नालायक। थैंक यू वेरी मच बेटा, कल मिलते हैं 11 बजे।